दोस्तों, बॉलीवुड में अमीर हीरोइन और गरीब हीरो का फॉर्मूला कोई नया नहीं है। जब से हिंदी का सिनेमा है, जब से ये पॉपुलर होना शुरू हुआ है, जब से सामाजिक फिल्में बनती रही हैं, तब से इस तरह का सिनेमा बन रहा है। अमीर गरीब की खाई जो है वो दिखाई जाती रही है। लेकिन इस बीच में कभी कभी जाति का सवाल भी आता रहा है। लेकिन ऐसी फिल्में उंगलियों पर गिनने लायक बनी हैं, और सुजाता जैसी तो एक आधी फिल्म है जो लोगों के जहन में रहती हैं, जो लोगों को याद रह गई हैं और उनकी अपनी ख़ास जगह है। मगर पिछले कुछ सालों में एक बार फिर से इस तरह की बातें हमको सिनेमा में दिखाई देने लगी है। सिनेमा की जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसमें यह भी है कि वो लोगों को अवेयर करे, वो सही मुद्दों को उठाए और मुद्दों पर सही ढंग से बात करे। तो अलग अलग भाषाओं में, रीजनल भाषाओं की फ़िल्मों में हमको ये देखने मिलता रहा है। मराठी में, तमिल, तेलुगु में, बांग्ला में ये सिनेमा दिखा है, पंजाबी में दिखा है। लेकिन अब इधर हिंदी में भी हल्की हल्की सी इसको लेकर सुगबुगाहट आपको दिखाई देने लगी है। 2018 में करण जौहर के बैनर से फिल्म आई थी धड़क, जो कि 2016 की मराठी फिल्म सैराट का रीमेक थी। अब करण जौहर ने धड़क को फ्रेंचाइजी के रूप में आगे बढ़ाया है। मतलब उसी धड़क टाइटल से, धड़क 2 टाइटल से उन्होंने एक फिल्म इसी मुद्दे पर फिर से बनाई है, जिसमें जाति व्यवस्था या जो जाति की कुरीति है, उसके जो नुकसान जो हमें दिखाई देते हैं, जिस तरह से सदियों से जो अत्याचार होता आया है, जिसको लेकर सेंसर बोर्ड भी जो है थोड़ा सा बैकफुट पर ही नज़र आता है। ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेट देने में उसकी हिचक हमें दिखती रही है। तो धड़क 2 अब थिएटर्स में आ चुकी है, और कैसी है ये फिल्म, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले ये कि जिस तरह से धड़क जो थी वो मराठी फिल्म का रीमेक थी, धड़क 2 जो है वो तमिल फिल्म पेरियेरुम पेरीमल का रीमेक है। ये फिल्म 2018 में आई थी। मारी सेल्वराज ने इसको डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का कन्नड़ में भी रीमेक हो चुका है और अब ये फिल्म हिंदी में आई है। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो वही अपर कास्ट और लोअर कास्ट की। अपर क्लास की यहाँ लड़की होती। फिल्म बताती है कि वो एक ब्राह्मण परिवार से आती है और उस परिवार में सभी लोग वकील हैं। और जो फिल्म का हीरो है नीलेश, वो नीची जाति से आता है, लेकिन उसके परिवार में ख़ास तौर पे उसकी माँ के भीतर एक किस्म की चेतना है, और वो अपने बेटे को आगे बढ़ाती, समझाती कि उसे पढ़ना लिखना चाहिए, चीज़ें बदलेगी। तो नीलेश भी वकील बनना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाती है कि मामला जो है वो ताकत का है। इस समाज में अगर तुम नौकरी भी कर लोगे तब भी स्थितियाँ नहीं बदलेगी, ताकत से स्थितियाँ बदलेगी। और ताकत कहाँ है हमारे यहाँ पर? ताकत राजनीति में है, पुलिस में है, वकालत के पेशे में है, और भी कुछ इस तरह के पेशे हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो सिर्फ नौकरी या काम नहीं है, उनके होने से एक खास तरह की ताकत आपके हाथों में होती है। तो नीलेश भी लॉ कॉलेज में जाता है, हालांकि उसका बैकग्राउंड हिंदी का रहा है। जबकि वो जो लड़की ब्राह्मण परिवार से आती है निधि, वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छी रही है, उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है। तो वो नीलेश को मदद ऑफ़र करती, वो कहती कि ठीक है, हम साथ में पढ़ेंगे, मैं तुम्हें अंग्रेज़ी में जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगी। तो पढ़ाई के साथ शुरू होने वाली बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और ये प्यार जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जाति का सवाल फिल्म में बड़ा होता जाता है। फिल्म में सिर्फ ये 2 कैरेक्टर नहीं, फिल्म में जो कॉलेज का माहौल दिखाया गया है वहाँ भी जाति के सवाल हैं। क्लास में जो प्रोफेसर पढ़ाने आता है उसके अंदर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल में भी ये बात आपको नज़र आती। कुल मिलाकर ये होता है कि जाति का सवाल आपको इस कहानी में हर जगह नजर आता है। और फिल्म का लीड कैरेक्टर नीलेश एक जगह कहता भी है कि जाति तो जन्म के साथ ही हमसे जुड़ी हुई है, उससे आप किसी भी तरह से अलग करके नहीं देख सकते। तो आगे चलकर इस कहानी में कॉन्फ्लिक्ट तब बड़े हो जाते हैं जब निधि अपनी बहन की शादी में नीलेश को बुलाती है, और वहाँ उसका परिवार इस बात को समझ लेता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है। और उस शादी में निधि के पिता नीलेश को एक तरफ ले जाते हैं कोने में, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं इशारों इशारों में कि वो निधि से दूर रहे। जाति का भी मामला है, रसूख का भी मामला। लेकिन जब तक ये बातें पूरी क्लियर हो पाएँ, निधि का कज़न ब्रदर जो कि साथ में ही पढ़ता है इन लोगों की क्लास में, वो और उसके कुछ साथी आकर नीलेश को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, और एक व्यक्ति उसके ऊपर पेशाब तक करता है। और यहाँ से जब नीलेश जाता है तो फिर वो निधि से बात करना बंद कर देता है, उसके फ़ोन कॉल्स लेना बंद कर देता है। निधि के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, वो समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है, अचानक क्यों नीलेश ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर कहानी किस तरह से धीरे धीरे आगे खुलती है, दोनों का रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्या क्या चीज़ें आती, क्या क्या समस्याएं आती है, या किस तरह से ये फिल्म पूरे मामले को कंक्लूड करती है,
इसे देखा जाना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है जो हत्याएं करता है, एक तरीके से वो सुपारी किलर है, ऑनर किलिंग करता है। ऊंची जाति का ये व्यक्ति उन लड़कियों की या उन लड़कों की हत्याएं करता है जो अपनी जाति से बाहर प्रेम संबंधों में होते हैं, और इसी व्यक्ति को निधि का परिवार भी नीलेश की हत्या की सुपारी देता है। कहानी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बातों को सीधे तौर पर उठाती भी है। इस फिल्म की समस्या सिर्फ यही है कि बड़े धीमे धीमे शुरू होती है, चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में ये समय लेती, लेकिन एक बार जब ये अपनी बातों को रख देती सामने और पूरा प्रेमाइसिस आपके सामने तैयार करके खड़ा कर देती है कि इस पूरे परिवेश में कहानी चलने वाली है, किरदारों का बर्ताव आपको समझ में आता है, फिर जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं वो आपको रोचक लगने लगती हैं। डायरेक्टर ने शुरुआत में सिंबॉलिक ढंग से अपनी बातें कहने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो वो मुखर होती जाती हैं और वो बातें जो है डायलॉग्स में आने लगती हैं। जहाँ तक कलाकारों की बात है तो तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी, जाकिर हुसैन, सौरभ सचदेवा, ये वो चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं। तृप्ति ने अपने रोल को बढ़िया ढंग से निभाया है इस फिल्म में, लेकिन सिद्धांत चतुर्वेदी आपको सरप्राइज करते हैं। उन्होंने बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ और बड़े ही इमोशंस के साथ जो है अपने आप को नीलेश के कैरेक्टर में उतारा है और उनका परफॉर्मेंस आपको दिखाई देता है और वो यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं। तृप्ति डिमरी में बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, कम से कम इस फिल्म में नहीं दिखाई देती, लेकिन जो रोल उनको दिया गया है वो उन्होंने अच्छे से किया है। जाकिर हुसैन यहाँ प्रिंसिपल के रोल में है और जिस तरह से उनका कैरेक्टर रिवील होता है वो बहुत खूबसूरती से सामने आता है। सौरभ सचदेव यहाँ पर सुपारी किलर के रूप में बहुत कम बोले हैं, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस के साथ में असर छोड़ते हैं। फिल्म का जो म्यूज़िक है वो अच्छा है, गाने सुनने जैसे हैं। इस फिल्म को सुंदर ढंग से शूट किया गया है। कुल मिलाकर ये ऐसी फिल्म है जो हमारे समय के लिए ज़रूरी मालूम पड़ती। इस फिल्म को देखा जाना चाहिए क्योंकि जाति का सवाल धीरे धीरे हम देख रहे हैं समाज में और राजनीति में बड़ा होता जा रहा है। अब किस तरह से इसमें आगे चलकर चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी वो देखना होगा, क्योंकि इस फिल्म में एक और डायलॉग आता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। बाहर से भले ही चीज़ें बदलती हुई दिखाई दें, मगर अंदर इतना ज़बरदस्त मकड़ जाल है कि उसका टूटना या उसे तोड़ना उतना आसान नहीं है जितना ऊपरी तौर पर दिखाई देता है। धड़क कास्ट सिस्टम पर एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है और ये फिल्म डायरेक्टर को भी पहचान देगी। शाजिया इकबाल, जिन्होंने इससे पहले बेबाक नाम की एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म को फेस्टिवल सर्किट्स में सराहा गया था, मगर जिस तरह से धड़क 2 अब थिएटर में आई है और दर्शक देखने जा रहे हैं इस फिल्म को, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे लोग इसको देखते रहेंगे, इस पर बातें होती रहेगी, तो शाजिया इकबाल को ये फिल्म पहचान देगी। साथ ही सिद्धांत चतुर्वेदी, जैसे मैंने कहा, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस रोल को निभाया है। ये फिल्म उनके कैरियर में भी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं देखी हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखना चाहिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।